हेलो दोस्तों, स्ट्रेट लाइन्स का लेक्चर नंबर 13 है। चलिए बताते हैं। जैसा कि आपको ये वाला बताए थे, इसको एक बार बता देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो आपको बताया गया था पैरामीट्रिक फॉर्म, इसमें जो ये बताया गया था कि x इक्वल टू, हमें जो कोऑर्डिनेट्स पहली बात कि हमें इसका इक्वेशन निकालना है। ये जो लाइन है ना, जो आपको लाइन दिख रहा है, इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। फिर इक्वेशन जब निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट्स का जो ये ये जो P पॉइंट है ना, इससे इतना डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ पर R लगाया गया है, R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है, जिसके लिए ये वाला बताया गया था। तो इसका प्रूफ अब चाहिए। चलिए बताते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो वहाँ पर अभी फिगर देखे हैं, वही फिगर यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखेंगे क्या है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये क्या दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, एक लाइन दिख रहा होगा आपको, स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया गया था पैरामीट्रिक फॉर्म में कि एक हमें पॉइंट मालूम होता है। अब जैसे ये पॉइंट P है, ठीक है, ये अंदर लिख दिए हैं, अब चाहे तो बाहर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ये जो है ना एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, ठीक है। और एक एंगल है ना, जो इसका इंक्लिनेशन है, ये जो रेखा है ना, इसका जो इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन है, कितना इसका झुकाव है, थीटा यहाँ पर ले लिए हैं। हमें दो चीज़ें मालूम रहता है। आपको बताया गया था कि पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें ये दो चीज़ें मालूम रहेगा, एक पॉइंट हमें मालूम रहेगा और एंगल मालूम, इसका इंक्लिनेशन कितना है ये हमें मालूम रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये जो रेखा है ना, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर इसका इंक्लिनेशन जो झुकाव है ना, वो थीटा यहाँ पर लिया गया, और एक P पॉइंट है जो कि x1, y1 है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या बताया गया था कि इससे R डिस्टेंस पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि P से R डिस्टेंस पर एक Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स x, y है, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया, परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला गया। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला गया। अगर आपको परपेंडिकुलर नहीं डालना है, मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया एक्स एक्सिस पर और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस एक्स एक्सिस पर डाला गया। अगर आपको परपेंडिकुलर नहीं डालना है तो यहाँ पर तो आपको बनाना पड़ेगा ये वाला। आप यहाँ समझ रहे हैं ना बात को, ये जो है ना, इतना तो आपको पहले से मालूम रहेगा। अब इसमें जो है ना, ये वाला बनाना पड़ेगा आपको। तो ऐसे इसीलिए इसको हटा दिए कि कितना अच्छा यहाँ पर, हाँ, एक परपेंडिकुलर डाल दिए एक्स एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल दिए। इस डालने से क्या हुआ, डालने से हमें ये मिल गया कि एक ट्रायंगल हमें मिल गया। देख पा रहे होंगे, एक हमें ट्रायंगल मिला। इससे क्या होगा, तो इससे पहले आपसे जो पूछ रहे हैं वो बताइए, पहले डिस्टेंस बताइए। पहले आपसे पूछा क्या, बताइए ये वाला जो परपेंडिकुलर है, इसका जो यहाँ पर x1 नेम दिया गया, क्या ये सही है? क्या ये डिस्टेंस जो x1 लिखा गया, क्या ये सही है? तो इसमें से बस देख कर बताना है क्या ये सही है। तो बोले थे हाँ बिल्कुल सही है x1। ठीक इसी टाइप से अभी ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो दिख रहा है, ये हमें मालूम नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। x1, y1 हमें मालूम है और q का कोऑर्डिनेट्स x, y हमें मालूम है। तो p के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है। इसको देखकर आपसे पूछा गया बताइए क्या ये सही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक इसी टाइप से q को देखकर बताइए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है तो बताइए ये क्या, तो इसके प्लेस पर x लिख दिया गया, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया बताइए इसका डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये जो है ना, इतना वाले डिस्टेंस को, ये जो था इसको क्या बोले थे, x बोले थे। और ये क्या है, जो इतना डिस्टेंस है इसको x1 बोले थे। तो बड़ा तो यही है, x में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। ठीक इसी टाइप से जैसे हम ये वाला निकाले हैं, अब ये वाला हम निकालना चाहते हैं। ये जो ट्रायंगल है ना, इसका ये वाला पार्ट निकाल लिए, अब ये वाला हम निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर इसके लिए हमें इसको देखना होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका नेम क्या होगा, यहाँ पर ये y हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये वाला क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और ठीक उसी टाइप से जब ये वाला पूछा जाए कि इसका क्या होगा, तो यहाँ पर y1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे होंगे, इसमें का जो x1 है यहाँ पर, y1 यहाँ पर। तो अब यहाँ से आपको बताना है कि ये वाला कितना है डिस्टेंस। तो ये वाला बताने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये y है, ये y है और यहाँ पर y1 है, हो गया यहाँ पर y माइनस y1।
यहाँ से सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया कि cos थीटा इज इक्वल टू बताइए। तो जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है ना वो y माइनस y1 है, और बेस कितना दिख रहा है x माइनस x1, और जो यहाँ पर हाइपोटेनियस है वो r दिख रहा है। cos थीटा इज इक्वल टू जो है ना v बाई एच होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर कितना दिख रहा है, h कितना दिख रहा है, r दिख रहा है, r नीचे हो जाएगा, और ऊपर क्या होता है बेस कितना दिख रहा है यहाँ पर x माइनस x1 दिख रहा है, x माइनस x1। ठीक है, इसी टाइप से जब आपसे साइन थीटा का पूछा जाएगा तो साइन थीटा का आप कितना बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस p बाई एच। तो p यहाँ पर कितना दिख रहा है, y माइनस y1, यहाँ पर देखिए y माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस यानी h क्या है, h जो है ना यहाँ पर r दिख रहा है, r। ठीक है, इसको देखना है आपको। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे r आ गया इधर और cos थीटा को भेज दिए इधर। इसी टाइप से इसमें भी sin थीटा को भेज दिया यहाँ पर और r को बुला लिया इधर। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखा गया यहाँ पर, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos थीटा। जो ये x माइनस x1 डिवाइडेड बाई जो cos थीटा है ना, ये जो है ना इसके इक्वल हो गया y माइनस y1 डिवाइडेड बाई sin थीटा। यहाँ पर देखिएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos थीटा, ये वाला इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई sin थीटा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई sin थीटा इज इक्वल टू r। ठीक है, इसको समझा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो आपको बताए थे वही है, 1 में x इज इक्वल टू वाई और सेकंड में है x इक्वल टू आर एंड y इज इक्वल टू आर। यहाँ से हमें x इक्वल टू वाई मिला। किसी ने बोला कि x इक्वल टू वाई है ना, x जो है ना y के इक्वल है, सीधी बात। सेकंड में है कि किसी ने बोला नहीं हम ऐसा नहीं, हम किसी तीसरी चीज का यूज करके बोलेंगे x इक्वल टू आर, वाई इज इक्वल टू आर। x जो है ना वो r के इक्वल है और r क्या है, y के इक्वल है। इसका मतलब है x इज इक्वल टू वाई आ गया, x जो है ना वो r के इक्वल है और ये जो r है ये y के इक्वल है। इसका मतलब है ये जो है ना x इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला बात था इसमें कुछ इधर उधर नहीं किया गया था। जो कहते हैं ना बात को घुमाना, यहाँ पर बात घुमाया नहीं गया, यहाँ पर सीधी बात बोल दिया गया x जो है ना y के इक्वल है। पर सेकंड में आप देखेंगे तो इसमें बात को घुमाया गया है, x और y के बीच में r आ गया। किसी तीसरी चीज को बुलाकर लाएं और उससे पूछ रहे हैं बताइए x और y इक्वल है या नहीं। जो r है, r बोल रहा है कि r ही से ना हमें पता लग रहा है कि x जो है ना y के इक्वल है। तो ये तो कोई तीसरा पर्सन हुआ, बस यही बात है वहां पर भी। ठीक है, तीसरी चीज का जैसे इसमें यूज किया गया है ना उसी टाइप से वहां पर भी क्या लिखा गया यहाँ पर आप देखिए x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos थीटा है। ये किसके इक्वल है, r के इक्वल है। ठीक है, और r किसके इक्वल हो गया, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई sin थीटा। ये जो लिखा है ना ये किसके इक्वल है, r के। और r किसके इक्वल है, r यहाँ पर देखिए r इज इक्वल टू ये वाला। इसका मतलब है ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया। जैसे आप समझना चाहें x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस y माइनस y1 डिवाइडेड बाई sin थीटा इज इक्वल टू r। ठीक है, जो चीजें यहाँ पर है उस चीज को यहाँ पर लिख दिए और ये वाला हमें इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन है। ठीक है, किसका इक्वेशन है, वही पैरामेट्रिक जो फॉर्म है उसका इक्वेशन है, उस पर जो लाइन है उसका इक्वेशन इस टाइप से निकालेंगे। अब इक्वेशन निकालने के बाद क्या पूछा गया कि कोऑर्डिनेट्स हम कैसे पता करेंगे, कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे। सुनिएगा ध्यान से, कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे, जो निर्देशांक होगा उसको कैसे बताएंगे। क्योंकि उसमें हमें पता है ना कि एक P पॉइंट होता है, ये एक लाइन है, यहाँ पर एक P पॉइंट है, फिर इसके आगे क्या है, यहाँ देखिएगा यहाँ पर एक Q और पॉइंट है। अब P का तो हमें मालूम है, फिर बोल देता है कि P से जो है ना ये R डिस्टेंस पर Q है, इसका कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो जो इक्वेशन आया है ना, क्या इक्वेशन आया है, इक्वेशन पहले निकालेंगे लाइन का, अगर बोलेगा तो निकालने के बाद इसमें क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा। तो इसमें हमें चाहिए क्या, पहले इस पर ध्यान दीजिए, क्या चाहिए इसमें हमें, x का वैल्यू। कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये कोऑर्डिनेट्स q का क्या आपको दिख रहा है, x, y क्या आप देख पा रहे हैं, q का कोऑर्डिनेट्स x, y आप देख पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब हमें x और y चाहिए। तो इसमें x और y क्या आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए तो x यहाँ पर है, y यहाँ पर है। ठीक है, ये दोनों हमें चाहिए, इस x का वैल्यू और इस y का वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या करेंगे इसको लाने के लिए, तो सीधा सा क्या किए, देखिए यहाँ पर सीधी बात, हमें x चाहिए ना, तो x को हम यहाँ पर रख लिए और r से मल्टीप्लाई कर दिए। अरे सीधी बात है ना, r से इसमें भी करेंगे और r से इसमें भी करेंगे। अरे यहाँ पर वही तो लिखा हुआ था, यहाँ पर तो इक्वेशन के रूप में नहीं इस टाइप से लिखे है। r जो है ना यहाँ पर था इसके लिए और ये r इसके लिए था, क्यों इस टाइप से नहीं था।
अब इस चीज को यहाँ पर इक्वल में लिख दिया है, इसका भी मतलब यही है कि r इसके लिए भी है और r इसके लिए भी है। तो बस इतना कहना चाह रहे हैं कि इसमें हमें x चाहिए ना, तो x को हम यहाँ पर कर लेते हैं। नहीं तो इसको छोड़िए, यहाँ पर देखिए, आप इसी चीज को यहाँ पर देखिए, हमें इसमें चाहिए क्या, x चाहिए, तो x को हम इधर रख लेते हैं और राइट साइड में किसको भेज देते हैं, ये जो cos थीटा है, ये जो x1 है और ये जो r है, इसको राइट साइड भेज देते हैं। तो राइट साइड आप देखेंगे इससे, अब सॉरी, जब cos थीटा का r से मल्टीप्लाई होगा यानी कि r cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर r cos थीटा प्लस क्या दिख रहा है यहाँ पर, x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस में x1 लिखा गया है। क्या इसमें आपको प्रॉब्लम है क्या, ये यहाँ पर माइनस में x1 है, यहाँ पर प्लस में x1 कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से x निकाल लेंगे। अब x हो गया तो y का कोऑर्डिनेट्स अब निकालना है, y का कोऑर्डिनेट्स y माइनस वाई डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा को इधर भेजेंगे तो साइन थीटा यहाँ पर r हो जाएगा, सॉरी r साइन थीटा हो जाएगा, एंड प्लस में y1 ये वाला है और y को तो लेफ्ट साइड में बुला लिए। ठीक है, इस टाइप से कोऑर्डिनेट्स पता कर लेंगे, आपका प्रूफ मिल गया है। अब एक और क्वेश्चन बता देते हैं, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि साइन और कॉस का ही यहाँ पर क्यों यूज किया गया। ठीक है, एनीवेज अब इसको छोड़ते हैं, आपका प्रूफ मिल गया है, आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है कि मूल बिंदु से ओरिजिन से एक रेखा पास हो रही है, देखिएगा, गुजरने वाली तथा रेखा x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 के साथ 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का हमें इक्वेशन बताना है। ध्यान से देखिए, दो लाइन यहाँ पर भी है जिसमें पहले का इक्वेशन x माइनस √3y इज इक्वल टू में 0 दिया है। ध्यान से सुनिए, पहले का इक्वेशन, पहले लाइन का सुनिएगा और इमेजिन करिए, पहले लाइन का जो इक्वेशन है ना वो x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए L1 जिसका इक्वेशन x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। क्या इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एक यहाँ पर लाइन है, बोले हैं ना दो लाइन है, तो पहला लाइन तो यहाँ पर दिख रहा है, पहले लाइन का इक्वेशन की x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर L1 और x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर लिख दिए। अब इसका कुछ ना कुछ तो स्लोप होगा ना, स्लोप m होगा ना, तो ठीक है, यहाँ पर m1 लिखे हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा कुछ देर में। फिलहाल इसका स्लोप अभी निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए क्या किया जाता है, x का कोफिशिएंट देखिए और y का कोफिशिएंट देखिए। x का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, y का कोफिशिएंट माइनस में √3 दिख रहा है, तो माइनस तो पहले से एक लगता ही है, 1 बाई माइनस में √3, यहाँ से 1 बाई √3 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला लाइन है और ये पहले लाइन का स्लोप है। पर आप एक चीज़ देखेंगे ना, ये तो पहला का हो गया ना, ध्यान से सुनिए, पहले लाइन का हो गया ना, पर दूसरे वाला जो लाइन है ना उसके लिए कुछ हिंट दिया है। क्या बोला है कि वो मूल बिंदु से गुजर रही है। ठीक है, पहले वाला लाइन के लिए सीधा यहाँ पर इक्वेशन दे दिया है, तो इसके लिए कुछ नहीं सोचना है, इक्वेशन यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, और इसका स्लोप निकाल दिए। पर दूसरा वाला जो लाइन है ना उसके लिए बोला है कि वो मूल बिंदु से गुजरने वाली तथा ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है ना, इसके साथ वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। समझ रहे हैं, एक रेखा कुछ इस टाइप से है, ध्यान से देखिए, कुछ इस टाइप से है, क्या आप देख पा रहे हैं ना, कुछ इस टाइप से है। ये वाला जो है ना, ये जो लाइन है ना, ये L1 है और L1 का इक्वेशन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, सुन रहे हैं ना, L1 का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ये जो पहला लाइन है। और ये जो दूसरा लाइन है ना, इसके बारे में कुछ बोला है, क्या बोला है कि ये मूल बिंदु से गुजर रही है। तो ठीक है, यहाँ पर मूल बिंदु से गुजार दी, ये मूल बिंदु से गुजर रही है, और साथ में क्या बोला है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली, बिल्कुल सही है कि हाँ मूल बिंदु से यहाँ पर गुजर रही है। थोड़ा और समझते हैं, मूल बिंदु से गुजरने वाली तथा रेखा इतना, मूल बिंदु से गुजरने वाली, देखिएगा ध्यान से, मूल बिंदु से गुजरने वाली तथा x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, ये एक रेखा है, इसके साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। सीधी सी बात, इसके आगे का छोड़िए, ये जो है ना, ये जो इक्वेशन, जिस भी लाइन का ये जो इक्वेशन है ना, हम आपको बोले हैं ना कि इसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है जो कि x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, तो इस लाइन के साथ जो दूसरा वाला लाइन है ना वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं ना, और जूम कर दें, क्या ये देख पा रहे हैं ना, ये जो है ना 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो है ना पहला लाइन है जिसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन, ठीक है। और ये जो दूसरी लाइन है ना, ये दूसरी लाइन, इसमें बोला है ना कि दूसरा जो लाइन है ना वो मूल बिंदु से गुजरने वाली, ठीक है।
एंड साथ में x माइनस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 0। तो ये कौन है, ये कौन सा रेखा है, ये पहले वाला ही ना, ये वाला रेखा है, इसी का नाम बोले हैं। इक्वेशन हमें दिया हुआ है कि साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल हम यहाँ पर लिख दिए हैं बस समझाने के लिए, ठीक है, कि हाँ ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसके आगे क्या बोला है, तो इसका इक्वेशन बताना है। सुन रहे हैं, सुनिए बात को। ये जो है ना एक इक्वेशन है, सॉरी लाइन है, जिसका इक्वेशन जो है ना हमें x माइनस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 0 हमें दिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ एक और लाइन है, एक और लाइन है जो कि मूल बिंदु से गुजर रही है। ये वाला लाइन को आप देख पा रहे हैं ना, ये तो बहुत मोटा हो गया पर अब देख पा रहे हैं ना, ये जो लाइन है ना ये मूल बिंदु से गुजर रही है। तो ठीक है, समझ में आ गया कि मूल बिंदु से गुजर रही है। साथ में क्या कर रही है कि जो ये वाला जो लाइन है ना, जिसका इक्वेशन हमें दिया गया है क्वेश्चन में, इसके साथ ये वाला जो लाइन है जिसका हमें निकालना है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बोला है जब 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा। इस लाइन का दिया गया है, इस लाइन के बारे में क्या बोला है कि ये मूल बिंदु से गुजर रही है और साथ में ये जो लाइन है इसके साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आप इसका इक्वेशन बता दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले वाला L1 लिख दिए हैं। L1 जो कि हमें इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 0। तो x माइनस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। फिर इसी टाइप से जो दूसरा लाइन है ना, दूसरे लाइन के लिए क्या बोला है, क्या दूसरे लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है? नहीं, इक्वेशन तो हमें बताना है पर कुछ तो दिया होगा। क्या दिया है कि जो दूसरा वाला लाइन है ना वो मूल बिंदु से गुजरती है। मतलब इससे क्या सिंपल है, सॉरी इससे क्या सिंपल हो सकता है, जो दूसरा वाला लाइन है ना वो मूल बिंदु से गुजरती है, इतना हिंट दिया हुआ है और साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पर आपको बताए थे ना कि इस लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। जो लाइन का इक्वेशन हमें दिया गया है, ये वाला, ये भी एक लाइन ही ना है, ये वाला जो है ना ये लाइन है, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मूल बिंदु से गुजरती है, ठीक है, ये हमें हिंट दिया हुआ है जो कि यहाँ पर 0,0 लिखे हैं। मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0,0 होता है। तो इसके लिए m1 लिखे हैं, यहाँ पर m2 लिख दिए, m2 इज इक्वल टू m मान लिए हैं, ठीक है। इसका अब लाना है हमें वैल्यू, ठीक है। क्या बात को समझ गए, बताइए समझे कि नहीं। अब इसके बारे में अब थोड़ा सा बता रहे हैं, सुनिएगा। ये बातें तो समझ में आ गया, अब इसके बारे में अब थोड़ा सा बता रहे हैं कि एक लाइन है, सुनिएगा, एक लाइन है जो कि मूल बिंदु से गुजर रही है। तो यहाँ पर हमें कितने जानकारी दिया गया है, हमें यहाँ पर सूचना, मतलब क्या क्या हमें मालूम है, गिवन क्या क्या है, क्या क्या हमें मालूम है। एक चीज बोला है कि जो रेखा है ना वो मूल बिंदु से गुजरती है। सुनिएगा ध्यान से। और आपको क्या मालूम है कि कोई भी रेखा का इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों का ज़रूरत होता है, हमें 2 चीज़ों का ज़रूरत होता है। अब वो 2 चीज़ें जो भी हो सकता है अपने अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको टोटल आपको 7 बताया गया ना, 7 आपको बताया गया है टोटल इक्वेशन निकालने के लिए। मतलब 7 मतलब अपने अपने तरीक़ा से, है ना, कि पहले तरीक़ा से कैसे निकाला जाता है, दूसरे में क्या क्या हमें मालूम होता है, तीसरे वाला में क्या क्या मालूम होता है। तो बस वही बात कर रहे हैं कि आपको ये बताया गया था कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें हमें दिया होना चाहिए। पर यहाँ पर आप देखेंगे ना तो मूल बिंदु से गुजरती है, बस केवल यही बोला है। जो सेकेंड वाला लाइन है ना ये मूल बिंदु से गुजरती है, यही केवल बोला है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। ये जो एंगल 60 डिग्री दिया है ना ये दिया नहीं है यहाँ पर, ये तो बोला है कि इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, इसके साथ, इस लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। समझ रहे हैं बात को। हमें 2 जानकारी नहीं दिया गया है, केवल बोला है कि वो मूल बिंदु से गुजर रही है। जो सेकेंड वाला लाइन है, ये जो है ना सेकेंड वाला लाइन, ये केवल मूल बिंदु से गुजर रही है। यहाँ पर मूल बिंदु है ना, ठीक है। और हमें किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीज़ों का जरूरत होता है। इसमें केवल बोला है कि मूल बिंदु से गुजर रही है, हम इससे नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करें, पहले तो अभी थोड़ा और समझाते हैं। ये देखिए, जैसा कि सुनिएगा ध्यान से, जैसा कि आपको मालूम है कि हमें जो है ना, जो दूसरा वाला जो लाइन है ना L2, इसके लिए क्या दिया है कि मूल बिंदु से ये गुजरती है। एक ही जानकारी दिया है, एक ही चीज मालूम है कि ये मूल बिंदु से गुजरती है। और दूसरा बात जो बोला है कि जो दूसरा वाला, ये जो L1 है ना, L1 सुनिएगा ध्यान से, जो L1 है मतलब पहला वाला जो लाइन है, इसके साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक बार बना दे रहे हैं, इसके साथ जो है ना ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो L2 के बारे में क्या बोला है, जो सेकेंड वाला लाइन है जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है, उसके लिए बोला है कि ये जो लाइन है ना ये मूल बिंदु से गुजर रही है। तो आप सोचिए ना,
कि मूल बिंदु से ओरिजिन से तो कितने सारे लाइन गुजर जाएंगे, हमें कैसे मालूम कि इसी का इक्वेशन निकालना है या फिर इसी का निकालना है, हमें कैसे मालूम, कैसे पता करें? समझ रहे हैं बात को? ये भी हो सकता है मूल बिंदु से ओरिजिन से भी गुजरेगा, ये भी पास हो सकता है ओरिजिन से, ये भी पास हो सकता है लाइन ओरिजिन से, ये भी पास हो सकता है लाइन ओरिजिन से। ये थोड़ा अलग हो गया, सॉरी। समझ रहे हैं ना बात को? तो हम किस लाइन को यहाँ पर लें? सब तो यहाँ पर चला जाएगा ना, किस लाइन को हम यहाँ पर लें? हाँ, तो यहाँ पर क्या काम आता है, ये वाला, कि जो दूसरा वाला लाइन है ना उसके साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब इन जो भी ओरिजिन से इतने सारे हम लाइन को यहाँ पर पास किए ना, तो इसमें से वही लाइन लेंगे जो दूसरे वाले लाइन, सॉरी जो पहला वाला, ये जो लाइन है ना, ये पहला वाला लाइन, ये पहला वाला लाइन आपको दिख रहा है ना, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा तो ही इसको लेंगे। मतलब कौन से लाइन को इसमें से लेंगे? जो पहले वाले लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, उसी लाइन को यहाँ पर लेंगे। क्या आप नहीं समझ में आया? यहाँ पर इतने सारे ओरिजिन से लाइन जो है ना पास हुए हैं, कैसे ले सकते हैं, हमें कैसे मालूम किसको लेना है? तो उसके लिए बोला है कि जो पहला वाला लाइन के बारे में तो सब कुछ हमें दिया है, पहला वाला लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो दूसरे वाले लाइन के बारे में बस इतना बोला था कि वो मूल बिंदु से गुजरती है, तो मूल बिंदु से तो बहुत सारे लाइन गुजर जाएंगे ना, कितने उसमें पास हो सकते हैं? तो इसमें से हम कौन सा लें, किस लाइन को लें, किस लाइन को लेते? इसके लिए बोला था कि एंगल जो है ना वो 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब उसी को लेंगे जो पहले वाले लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है। क्या क्वेश्चन में बोला है? इसी कहना है, सुनिए, क्वेश्चन में बोला है कि दूसरे वाले लाइन, सॉरी जो पहला वाला ये जो लाइन है ना, इसके साथ ये वाला लाइन 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि इसमें से उसी लाइन को लेना है जो पहले वाले लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि आपको अभी बोले थे कि हाँ ये पहले वाला ठीक है। L2 के लिए हमें क्या दिया हुआ है कि ओरिजिन से वो पास होती है। ठीक है, तो 0,0 उसका तो कोऑर्डिनेट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M। सुन रहे हैं ना बात को? M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M। यहाँ पर हमें नहीं मालूम है, जब इक्वेशन ही जब मालूम नहीं है तो कैसे मालूम करेंगे स्लोप? यहाँ पर इक्वेशन मालूम था तो स्लोप यहाँ पर बता दिए हैं पहले वाले का, पर दूसरे वाले लाइन में जब इक्वेशन ही मालूम नहीं है तो स्लोप कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में ये बताया गया था आपको कि जो ये एम है ना इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि याद होगा कि कैसे निकाला जाता है। हमें यहाँ पर एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है ना, और एम ए निकालना है। तो क्या करेंगे, आपको जैसा कि याद होगा पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन करवाया गया था जिसमें हमें m1 इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ था, m2 इज इक्वल टू जब हमें मालूम नहीं था तो इसको m ले लिए थे, और हमें यहाँ पर एंगल जो है ना π/4 दिया हुआ था, यानी कि 45 डिग्री दिया हुआ था। तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू इसका यूज किए थे, और इसको आपको इसके बारे में हम बता दिए हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में ही इसको प्रूफ करवा दिए। तो इसका यूज हम लोग करेंगे, क्योंकि समझिए बात को, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर एंगल मालूम है। ये जो एंगल है वहाँ पर कितना दिया हुआ है याद है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 डिग्री यहाँ पर लगा देंगे। और हमें पहले वाला उसमें भी, जैसे इसमें m1 दिया हुआ है ना, उसी टाइप से उसमें भी हमें m1 पहले से मालूम है, तो m1 के प्लेस पर रख देंगे, बाकी m2 निकल कर आ जाएगा। चलिए बताते हैं, ये वाला याद कर लीजिए, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ पर देखिए एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पर tan के साथ 60 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या होता है m1 माइनस m2, m2 माइनस m1 भी हो सकता है, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मॉड लगा हुआ है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो m1 माइनस m2, m1 कितना दिख रहा है, m1 जो है ना 1/√3 दिख रहा है, 1/√3 रख दिए। क्या हमें m2 मालूम है? नहीं, m2 नहीं मालूम है, तो m2 के प्लेस पर यहाँ पर देख सकते हैं m लिए हैं, तो यहाँ पर m लिख दिए, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 1 प्लस, सुनिएगा 1 प्लस, तो 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 कितना दिख रहा है आपको 1/√3, 1/√3। क्या m2 मालूम है? नहीं, m2 के प्लेस पर m लिख दिए। समझ में आ गया बात? ठीक है, अब इसके बाद हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसके आगे अभी आप सॉल्व करिए। ठीक है, और आप बताइए कि ये इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अभी सॉल्व करिए, अभी 1 मिनट के अंदर सॉल्व करिए। अभी m का वैल्यू बताइए क्या क्या हो सकता है, इसके बाद जल्दी सॉल्व करिए।
आई होप एम का वैल्यू निकाल लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब निकाल लिए हैं तो यही तो आया होगा। अब √3 इज इक्वल टू यहाँ पर जब बाहर मोड से लाएंगे, यहाँ पर प्लस माइनस के साथ एक बार प्लस में √3 लेंगे, एक बार माइनस में √3 लेंगे, तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 माइनस √3 एम एंड डिवाइडेड बाई क्या है, √3 प्लस एम है। तो √3 प्लस एम, इसी चीज को यहाँ पर लिख दिया गया, यहाँ पर, ठीक है। या माइनस में √3, प्लस में √3 के साथ, या फिर माइनस में √3 के साथ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर लिया है ना, तो ठीक है, आ गया होगा आंसर। एक बार देख लीजिए आप क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद √3 में m से करेंगे तो √3m हो जाएगा। इज इक्वल टू में 1 माइनस √3m, यहाँ पर कुछ भी नहीं है नीचे, तो 1 माइनस √3m हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक उसी टाइप से √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो होगा, पर माइनस में 3 होगा, तो माइनस में 3। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस में √3 m से, सॉरी, माइनस में √3 से अगर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में √3m हो जाएगा। एज इक्वल टू में ये वाला हो जाएगा 1 माइनस √3m, ठीक है। इसका अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। √3m ये है, यहाँ पर माइनस में √3m है, तो एक को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2√3m हो जाएगा, है ना। माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2√3m हो जाएगा। दो बार सॉरी, √3m 2 हो जाएगा, यानी कि 2√3m हो जाएगा। यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू में माइनस में 1 डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा, है ना। ये डिवाइड हो जाएगा तो माइनस में 1 बाई √3 आ जाएगा। ये सब तो आ गया होगा, ठीक है। एक बार और इसको देख लीजिए, ठीक है। माइनस में 3 यहाँ पर लिखा गया है, ये जो है ना खत्म हो जाएगा। √3m, ये √3m दोनों माइनस में है, ये खत्म हो जाएगा। जब खत्म होगा तो बचेगा क्या, माइनस में 3 और यहाँ पर 1, यानी कि माइनस में 3 इज इक्वल टू 1। अब बताइए, आपको एक बात अभी बता दे रहे हैं कि जब ऐसा आएगा ना तब बोलेंगे कि m इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, क्योंकि m का वैल्यू आया ही नहीं। तो आप कैसे कर सकते हैं कि कुछ भी, मतलब वैल्यू क्या है आप कैसे बोल सकते हैं। जब डिवाइड हो गया इसका मतलब है कि ये नॉट डिफाइन, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। m इज इक्वल टू माइनस में 1 बाई √3 आया, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन ही नहीं हुआ। कब कहेंगे कि डिफाइन नहीं है, कब कहेंगे, जब m डिवाइड हो जाए। m यहाँ पर डिवाइड हो गया, इस सिचुएशन में m यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो क्या करेंगे, अब ये जो है ना यहाँ पर लिख देंगे m इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। यहाँ पर क्या आया है, m इज इक्वल टू माइनस 1 बाई √3, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। इस टाइप से m का वैल्यू आ गया है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या आया, एक बार m का वैल्यू कितना, सॉरी, जो स्लोप आया वो माइनस में 1 बाई √3 आ गया, या फिर m जो है ना नॉट डिफाइन आया, है ना। तो आपको अब क्या क्या मालूम चला, अब सुनिएगा क्या क्या मालूम चला। आपको निकालना क्या था, L2 का इक्वेशन निकालना था। जो सेकेंड वाला जो लाइन था ना उसका इक्वेशन आपको निकालना था। अब आपको क्या क्या मालूम चल गया, एक पता चला कि मूल बिंदु से वो पास हो रही है। जो L2 वाला जो लाइन है ना वो क्या हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। और दूसरा चीज क्या मालूम चल गया कि M2 मतलब इसका स्लोप आपको मालूम चल गया। स्लोप मालूम चल गया ना, तो मतलब दो चीजों के बारे में हमें पता चल गया कि ये जो रेखा है ना ये मूल बिंदु से पास हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात कि इसका स्लोप क्या आया है, स्लोप जो है ना m इज इक्वल टू माइनस में 1 बाई √3 आया है, या फिर नॉट डिफाइन, ठीक है। तो अब इन दोनों का यूज करके क्या हम नहीं कर सकते हैं, एक बार ये वाला ले लेंगे माइनस में 1 बाई √3 और एक बार नॉट डिफाइन। अब नॉट डिफाइन के प्लेस पर क्या लेंगे उसको बताया जाएगा, फिलहाल अभी उस पर ध्यान नहीं दीजिए। यहाँ पर देखिए कि एक बार m स्लोप जो है ना माइनस में 1 बाई √3 ले लेंगे, और यहाँ पर ये बोला ही है कि मूल बिंदु से वो पास हो रही है 0,0 से। तो आपको याद नहीं है कि एक पॉइंट अगर मालूम है और अगर हमें एक स्लोप मालूम है तो उससे हम निकाल सकते हैं इक्वेशन। एक पॉइंट हमें मालूम है जो कि मूल बिंदु से बोला है, मूल बिंदु का ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0,0 होता है। इसका मतलब है कि एक पॉइंट हमें मालूम है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, और स्लोप भी हमें मालूम चल गया। यहाँ पर निकालने के बाद m इक्वल टू माइनस 1 बाई √3 आया। तो जब एक स्लोप मालूम है और कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो क्या इन दोनों से हम नहीं निकाल सकते हैं इक्वेशन। चलिए निकालते हैं। एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, याद है ना। अब 2 आया है तो क्या करेंगे, या में है कि या तो यही हो जाए नहीं तो ये। अब यहाँ पर देखिए m इज इक्वल टू माइनस 1 बाई √3 ले ली, ठीक है। अभी आपको बताया है ना कि m इज इक्वल टू एक बार माइनस 1 बाई √3 आया है और m इज इक्वल टू एक नॉट डिफाइन आया है। ध्यान से सुनिएगा, माइनस 1 बाई √3 आया और नॉट डिफाइन आया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले वाला हमें क्या क्या मालूम है, एक बार 2 बार हम ले लेंगे। एक बार m इज इक्वल टू माइनस में 1 बाई √3 यहाँ पर लिए हैं, और यहाँ पर दूसरा में क्या लिए हैं, m इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। वही ना वहाँ पर आया है, वही तो लिखे हैं। अब इसको लिखने के बाद यहाँ पर m माइनस 1 बाई √3 और
क्या मालूम है एक और कि 0,0 से पास हो रही है। दो चीज़ हमें मालूम है जो कि अभी आपको बताएं कि कोऑर्डिनेट जो है ना, जो पॉइंट है वो 0,0 है और m कितना है -1/√3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये y - y1 एंड इज इक्वल टू में m एंड यहाँ पर x - x1 हो जाएगा। y के प्लेस पर y ही रहेगा, y1 के प्लेस पर यहाँ पर देखिए x1 भी 0 है, y1 भी 0 है, यानी कि y1 के प्लेस पर 0 हो गया इज इक्वल टू में यहाँ पर m का कितना है -1/√3 आया है। m के प्लेस पर कितना रखेंगे आप, -1/√3 ब्रैकेट x है तो यहाँ पर x माइनस कितना हो जाएगा, x1 भी 0 है -0, ठीक है। y -0 है तो यहाँ पर ये y हो जाएगा, y -0 y ही होगा। ये जो है ना डिवाइड के नीचे यहाँ पर देखेंगे √3 है, √3 इधर लेफ्ट साइड में लाएंगे √3y हो जाएगा। √3y इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर x है, -x हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x + √3y इज इक्वल टू 0। क्या ये ठीक है, क्या ये इक्वेशन हो सकता है? हाँ, इसी टाइप से तो निकालते हैं, यानी कि दूसरे लाइन का इक्वेशन ये वाला आया। और अगर आपको भरोसा नहीं है इसमें क्या है, मतलब सॉरी सब आपके सामने किया जा रहा है, इसमें क्या है, अगर इसमें अगर चाहते हैं कि कैसे हम कहें कि यही है तो आप इसको रख कर चेक कर सकते हैं। आपको बताया गया था ना कि जो पॉइंट्स है ना, अगर लाइन पर वो पॉइंट्स है 0,0 इस पर रख कर चेक कर लीजिए ना, आपको 0 मिल जाएगा। x के प्लेस पर भी 0 प्लस √3 और y के प्लेस पर भी 0, दोनों तो 0 ही हैं, मतलब x के प्लेस पर भी 0 और y के प्लेस पर भी 0, x के प्लेस पर भी 0 और y के प्लेस पर भी 0, तो आपको 0 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसका मतलब तो यही ना इक्वेशन हुआ, ठीक है। इसी टाइप से जब दूसरा में आपको पता है कि हाँ 2 आया है, m इज इक्वल टू -1/√3 आया है या फिर नॉट डिफाइन आया, तो नॉट डिफाइन के लिए 1/0 ले लिए हैं। 1/0 पे तो नॉट डिफाइन है ना, तो 1/0 ले लिया। क्यों लिए हैं, बस केवल सॉल्व करने के लिए, हमें इक्वेशन मिल गया है। पर वहाँ पर जैसे 2 आया है, m का वैल्यू एक बार स्लोप जो है ना -1/√3 आया है और नॉट डिफाइन भी आया है, तो इसीलिए दोनों निकाल रहे हैं। ये पहला तो निकाल लिए, अब इसमें क्या करेंगे, 1/, इसके लिए 0 ले लिए, 1/0 भी तो नॉट डिफाइन है। अभी सुनिए, यहाँ पर सुनिए, 0,0 से गुजरने वाली रेखा तो वही है ना, कोऑर्डिनेट्स वही है, बस स्लोप अलग अलग है। इसका स्लोप और ये स्लोप, मतलब दोनों स्लोप अलग अलग है बट कोऑर्डिनेट्स तो वही है ना। तो 0,0 से गुजरने वाली यहाँ पर y - y1 एंड इज इक्वल टू m एंड फिर ब्रैकेट में x - x1 इसके प्लेस पर अब रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y - y1 के प्लेस पर भी 0 और x1 के प्लेस पर भी 0 है ना, यहाँ पर 0 हो जाएगा इज इक्वल टू, पर m के प्लेस पर कितना रखना है, 1/0, 1/0 हो जाएगा। ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x माइनस यहाँ पर 0 हो जाएगा, x1 के प्लेस पर x - 0, क्या ठीक है। 1/0, 0 को लेफ्ट साइड में बुलाते हैं तो 0 कर देगा इज इक्वल टू, राइट साइड में x - 0 है, x - 0, x इज इक्वल टू 0 आ गया। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया और हमारा क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो गया, इक्वेशन हमें आ गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताइएगा अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, बस ये समझने के लिए लिखे हैं, यहाँ तक हमारा आ गया है, ठीक है। वो वहाँ पर आंसर आ गया, अब यहाँ पर ये थोड़ा समझने के लिए है। जैसा कि हमें मालूम है कि L1 जो पहला वाला जो याद है ना, पहले वाला जो लाइन था उसका जो इक्वेशन जो है ना वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, x - √3y इज इक्वल टू 0। क्या आपको याद है, नहीं याद है तो अभी देख लीजिए ना कि हाँ पहला लाइन था उसका इक्वेशन दिया हुआ था, x - √3y इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3y और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा x, ठीक है। √3y इज इक्वल टू x नहीं होगा, क्या होगा, तो ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे देखिए अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है ना √3 जो है ना नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पर लगा दिया गया, तो 1/√3 राइट साइड में भेजेंगे तो 1/√3 यहाँ पर x हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका स्लोप कितना होगा तो आप कितना बताएंगे, x के साथ में जो रहता है वही तो स्लोप होता है ना, y इज इक्वल टू में mx प्लस में c नहीं है तो x के साथ में क्या है 1/√3, यानी कि इसका जो स्लोप आया 1/√3 आया। क्या इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसका स्लोप यहाँ पर तो दिख रहा है ना x का 1/√3, तो यहाँ पर हो गया 1/√3। अब यहाँ से अगर पूछा जाए बताइए एंगल कितना होगा, तो जैसा कि आपको पता है कि m क्या होता है, स्लोप, जितना एंगल रहता है उसका tan थीटा स्लोप होता है, जितना एंगल रहता है उसका tan थीटा स्लोप होता है। सुनते रहिएगा, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू π/6 लिखा गया, यही ना होगा। m1 के प्लेस पर, मतलब स्लोप के प्लेस पर tan थीटा नहीं होगा, tan थीटा इज इक्वल टू में π/6, 1/√3 सॉरी π/6 कितना होता है पहले ये बताइए, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 तो 30 डिग्री होता है ना, 6 3 होता है 18 और उसमें 0 लगाएंगे यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा ना।
तो आप यहाँ पर देख कर बताइए ना कि ये tan थीटा का tan थीटा के कौन से वैल्यू है, तो डिग्री में तो 1/√3 जो है ना वो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना, 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो m क्या होता है, तो m क्या होता है, m कैसे निकाला जाता है ना, उल्टा प्रोसेस यहाँ पर है, मतलब कैसे m निकाला जाता है, तो tan थीटा है ना, जितना एंगल रहता है उसका tan थीटा m होता है, तो बस उसको यहाँ पर लिख दिए इज इक्वल टू में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू π/6 लिख दिए। अब यहाँ से एंगल क्या आ जाएगा 30 डिग्री या π/6, ठीक है। अब सुनिए, अब अगर कहें कि इसको आप इस पर है ना ड्रॉ करिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कहें कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ना, आपको इक्वेशन मालूम है, आपको एम का वैल्यू मालूम है, स्लोप मालूम है, एंगल मालूम है, आप जो है ना इसको जो है ना इस पर ड्रॉ करिए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो मूल बिंदु वाला इक्वेशन होता है ना, जो मतलब मूल बिंदु से जो गुजरता है ना, सुनिएगा बात को, जो रेखा मूल बिंदु से गुजरता है, जो लाइन मूल बिंदु से ओरिजिन से जो पास होता है ना, उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, उसमें जो कांस्टेंट होता है वो नहीं होता है। प्लस में सी आपको क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कोई कांस्टेंट आपको दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। सुनिए ध्यान से, x इज इक्वल टू, ऐसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं x + y माइनस में 3, बाकी आगे 0 होगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। देख पा रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, x भी है, y भी है और एक कांस्टेंट भी है, पर इसमें नहीं होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो ओरिजिन से जो लाइन पास होता है ना, उसमें जो है ना कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो ओरिजिन से जो लाइन गुजरता है, ध्यान से सुनिए, जो लाइन ओरिजिन से पास होता है ना उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, सॉरी ओरिजिन से पास होता है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0 होता है। 0,0 होता है कि नहीं, पहले बात बताइए, 0,0 होता है, हाँ तो 0,0 होता है। तो अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो पहली बात बताइए 0,0 आप कहाँ रखेंगे। सुनिए यहाँ पर देखिए, x - √3y इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन। अब आपको इतना मालूम है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या है, मूल बिंदु से गुजरती है, ठीक है, मूल बिंदु से पास होती है। अभी हम आपको क्या बोले कि मूल बिंदु से जो भी रेखाएं पास होती है ना, जो भी रेखाएं पास होती है वो क्या होती है, सॉरी उसके इक्वेशन में क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा, केवल x और y रहेगा और साथ में उसका कोएफिशिएंट रहेगा, तो ठीक है, पर इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होगा। जैसा कि अभी आपको लिखकर बताएं कि हाँ इसके बाद कांस्टेंट होगा, पर इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो जैसा कि हमें मालूम है ना कि इसका कोऑर्डिनेट्स कितना होता है, 0,0 होता है ना, यानी कि जो मूल बिंदु है ना, जो मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट्स है 0,0, ये 0,0 क्या है, इस लाइन पर है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन है ना, इसको सेटिस्फाई करेगा। 0,0 को अगर इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना संतुष्ट। तो इसमें चलिए रख कर देखते हैं। समझे कि नहीं बात, 0 इज इक्वल टू 0 आया, 0 इज इक्वल टू 0 आया। तो आप खुद सोचिए, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट रहता तो 0,0 नहीं, सॉरी 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आता। जानते हैं क्यों, देखिए x - √3y, अगर इसके साथ हम प्लस में 6 कर दें तब यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर x और y के प्लेस पर ही ना 0,0 रखेंगे, तब तो 6 बच जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। जैसा कि आप देखे हैं कि हाँ ये वाला जो है ना 0 हो गया यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो 6 इज इक्वल टू 0 आया ना, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं किया है। तो सीधी बात हम बस इतना कर रहे हैं कि जो भी मूल बिंदु का जो इक्वेशन होगा ना, उसमें कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए ये कहाँ से पास होगा, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है कहाँ से पास होगा। तो आपको अभी आपको बोले हैं कि इसमें कांस्टेंट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये मूल बिंदु से पास होगा, सीधी बात है। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट्स रखकर आप चेक कर लीजिए ना, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0,0, x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 0, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये बात तो हो गया, वो तो समझने वाला कि हाँ ठीक है कि अगर 0 रखेंगे 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जिस भी इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होगा वो मूल बिंदु से ही पास होगा। तो इसका मतलब है कि ये मूल बिंदु से क्या होगा, पास होगा, मूल बिंदु से। अब वो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, ठीक है, समझिए पहले मूल बिंदु से पास होगा, ठीक है।
मूल बिंदु से जब पास होगा तो इसमें एंगल कितना आपको दिख रहा है, π/6 मतलब 30 डिग्री। मूल बिंदु से अगर जाएगा ना तो 30 डिग्री का एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर दें। देखिए सर मतलब कितना इजी, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मूल बिंदु से गुजरेगा, तो मूल बिंदु से आप एक लाइन इस टाइप से करेंगे या फिर एक लाइन इस टाइप से करेंगे, बता रहे हैं। देखिए ये इस टाइप से हो सकता है या फिर इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। पहली बात कि ये जो इक्वेशन है ये कौन से लाइन का है, वो लाइन कहाँ से पास होगा, ध्यान से सुनिएगा, कहाँ से पास होगा, वो मूल बिंदु से पास होगा। तो मूल बिंदु से इसे पास करा दिए, ठीक है। फिर उस टाइम आपको बोले थे कि मूल बिंदु से तो पास हो गया, पर ये एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ जो है ना, यहाँ पर देखिए एंगल जो है ना वो π/6 लिखा गया है। इसका जो झुकाव कितना होगा, इसका झुकाव इंक्लिनेशन कितना होगा, ये रेखा हो या फिर ये रेखा हो, इसका झुकाव कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इसका झुकाव 30 डिग्री होगा ना, बताइए 30 डिग्री होगा ना इसका झुकाव। हम पीछे वाला कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्या इसके अभी पीछे कुछ बोल रहे हैं, पीछे का जो भी है वो अपना है। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया था, यहाँ पर एंगल हमें मालूम है, इससे एंगल हम निकाले, एंगल हमें मालूम है कि इसका जो झुकाव है ना वो π/6 है। हमें पता चला कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये जो रेखा होगा ये मूल बिंदु से गुजरेगा, तो मूल बिंदु से पास करा दिए। अब मूल बिंदु से तो पास हो गया, पर फिर पता चला कि यहाँ पर देखेंगे तो एंगल जो है ना इसका π/6 है, मतलब जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 30 डिग्री लिख दिए। तो आप सोचिए कि 30 डिग्री ऊपर भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है, मतलब इधर से भी 30 डिग्री हो सकता है, इधर से भी 30 डिग्री हो सकता है। इसीलिए एक लाइन ये वाला ड्रॉ किए और एक लाइन ये वाला ड्रॉ किए। ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी बन सकता है, 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी बन सकता है। तो यहाँ पर भी 30 डिग्री दे दें, ठीक है। सॉरी, अभी जो बोले हैं ना इस लाइन के बारे में, इसमें थोड़ा अभी मिस्टेक है। आप पहले अभी समझिए, इस लाइन के बारे में समझिए। ये वाला लाइन जो है ना L1 है, सुनिएगा ध्यान से, ये L1 है, L1 जो कि क्वेश्चन में 2 दिया हुआ था, ठीक है। एक लाइन के बारे में, एक L1 था, एक L2 था। L1 का इक्वेशन दिया हुआ था और इस इक्वेशन को जब यहाँ, मतलब इस इक्वेशन को क्या हम लिख सकते हैं इस टाइप से, क्या ऐसे लिखा जा सकता है। ये वाला जो है ना ये L1 है, इसका नेम हम दे दे रहे हैं, ठीक है। ये L1 है, L1 है ना, पहले वाला लाइन है, ये इक्वेशन पहले वाला का ही ना है, L1 तो यहाँ पर लिखे ही हैं, तो ये पहला वाला लाइन है, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या आया है, मतलब y = 1/√3x आया है, y = 1/√3x। तो इसका इक्वेशन यहाँ पर लिख दिए। फिर एंगल के चलते हमें पता चला कि 30 डिग्री का एक्स एक्सिस के साथ है झुकाव इसका, तो 30 डिग्री यहाँ पर हो गया, ठीक है। पर आपको यहाँ पर बताए थे कि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा तथा x - √3y = 0 के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाने वाला रेखा का हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है ना L1 जो कि इक्वेशन दिया हुआ था, इसको सॉल्व किए हैं और सॉल्व करके, सुनिए क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, इसको सॉल्व किया गया है। सॉल्व करने के बाद इसे ड्रॉ किए हैं, ठीक है, मूल बिंदु से गुजार कर ड्रॉ किए हैं। मूल बिंदु से क्यों गुजारे हैं, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट नहीं है, तो मूल बिंदु से इसको पास करा दिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट पेज में याद होगा, अभी बताए थे ना। और जो सेकेंड वाला जो लाइन है वो बोला है कि मूल बिंदु से तो गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है, बिल्कुल ऐसा ही बात है कि वो मूल बिंदु से गुजरती है। जो दूसरी वाली रेखा है ना, सुनिएगा, जो दूसरा वाला रेखा है ना वो मूल बिंदु से गुजरती है, वो बिल्कुल सही है। पर वो क्या बना रही है, यहाँ पर आपको बताया था ना शुरू में ही कि जो पहला वाला लाइन है ना उसके साथ तो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें पता चल गया कि ये पहला वाला लाइन है, इसके साथ वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। सुनिएगा, दूसरा वाला जो लाइन है ना, ये पहला वाला लाइन के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये जो है ना पहला वाला लाइन है, और जो दूसरा वाला लाइन है ना, सुनिए, दूसरा वाला, पहला वाला ये लाइन है ना, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो दूसरा वाला लाइन है ना वो पहले वाले लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो क्या यहाँ से इस लाइन से 60 डिग्री का एंगल बनाने वाला ये वाला लाइन दिख रहा है क्या, इस बात को आप समझ पाए। ये वाला जो लाइन है ना, ये 30 डिग्री का तो खुद इसका झुकाव है ना, तो इससे 60 डिग्री के एंगल पर, इस लाइन से 60 डिग्री के एंगल पर, टोटल 90 डिग्री नहीं होता है, पता है ना, टोटल 90 डिग्री होता है।
हाँ, टोटल 90 डिग्री होता है, जिसमें 30 डिग्री इस लाइन का झुकाव है। अब इससे 60 डिग्री के एंगल पर, मतलब ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री एंगल पर एक लाइन है, तो 60 डिग्री के एंगल पर तो यही तो लाइन दिख रहा है ना। देखिए 30 डिग्री खुद इसका झुकाव है। अब इससे कितना आगे जाएंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इससे कितना आगे जाएंगे कि हमें दूसरा वाला लाइन बोला है, सॉरी दूसरा वाला लाइन मिलेगा। तो 60 डिग्री के एंगल पर दूसरा वाला लाइन और पहले वाले लाइन के बीच में कितना एंगल बनना चाहिए, 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो पहला वाला लाइन ये वाला हो गया और दूसरा वाला लाइन ये वाला हो गया, और बीच में देखना है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल सही है। 30 डिग्री ये वाला और 60 डिग्री ये वाला, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पहले वाले लाइन को ड्रॉ किए, झुकाव देखे, वहाँ पर 30 डिग्री बोल रहा था तो 30 डिग्री यहाँ पर दे दिए। फिर उसके बाद हमें पता चला कि इससे 60 डिग्री आगे जाना है। अगर आगे जाने वाला समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझिए ना कि इन दोनों के बीच में कितना डिग्री होना चाहिए, मतलब पहले वाला लाइन और दूसरे वाला लाइन के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 60 डिग्री का। तो बिल्कुल 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो 60 डिग्री के एंगल पर तो यही लाइन ना दिख रहा है, 60 डिग्री के एंगल पर परपेंडिकुलर दिख रहा है ये वाला लाइन। मतलब L2 या तो ये वाला हो सकता है, L2 क्या ये नहीं हो सकता है, मूल बिंदु से तो गुजर रहा है, ये भी तो मूल बिंदु से गुजर रहा है। L2 या तो ये वाला हो सकता है, या फिर जिस टाइप से हम आगे देखे हैं ना, सुनिए, जिस टाइप से ये पहले वाले लाइन से आगे 60 डिग्री देखे हैं ना, उसी टाइप से पहले वाले लाइन से पीछे भी 60 डिग्री देख लेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना एंटी क्लॉकवाइज देखे हैं। तो जिस टाइप से यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना है, मतलब पहले वाला लाइन ये वाला है और दूसरे वाला लाइन ये वाला है, इसके बीच में कितना एंगल बना है, 60 डिग्री का एंगल बना है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों लाइन के बीच में क्या है, 60 डिग्री का एंगल होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना है। इसी चीज़ को एक और बार बता रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं कि ये वाला जो लाइन है ना, इस 30 डिग्री के झुकाव पर है, इससे 60 डिग्री आगे बढ़े। 60 डिग्री आगे बढ़ने पर हमें ये वाला लाइन मिला, जो उसका नाम L2 रख दिए। दोनों के बीच में, दोनों लाइन के बीच में 60 डिग्री एंगल बन रहा है, बिल्कुल आपके देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा होगा। मतलब या तो ये वाला लाइन हो सकता है जो L2 होगा ना, पहले वाला लाइन तो फिक्स है, या तो L2 ही तो हमें बताना था ना, L2 तो ऊपर सब कुछ बता दिए हैं, यहाँ पर बस केवल आपको इमेजिन करवा रहे हैं, ठीक, कि किस टाइप से होगा, 60 डिग्री के एंगल पर कितना, कौन सा लाइन मिलेगा। तो ये पहला वाला लाइन है, इससे 60 डिग्री के एंगल पर ये वाला लाइन दिख रहा है। तो या तो L2 ये वाला हो सकता है, मतलब दूसरा वाला लाइन, या फिर जिस टाइप से इस लाइन के आगे देखे हैं ना, 60 डिग्री आगे, तो ठीक उसी टाइप से पीछे भी तो जा सकते हैं। तो जब 60 डिग्री पीछे आएंगे तो यहाँ आएंगे, है ना। अरे इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ से 30 डिग्री और फिर यहाँ से 30 डिग्री, 60 डिग्री तो हो गया ना। मतलब इस लाइन से 60 डिग्री ये वाला, बताइए क्या इस टाइप से, जिस टाइप से आगे 60 डिग्री गए हैं वैसे पीछे भी 60 डिग्री आ सकते हैं। तो जब पीछे 60 डिग्री आए तो ये वाला लाइन दिख रहा है। मतलब हम इसको खुद से ड्रॉ किए हैं, जो कि हम उस टाइम गलत बोल दिए थे। ये वाला जो है ना दूसरा लाइन है, L2 ये भी हो सकता है, L2 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि आगे जा रहे हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में देख रहे हैं तो इस लाइन के 60 डिग्री आगे ये वाला लाइन मिल रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर हमें मिल रहा है। और इस लाइन के, L1 वाले लाइन के, पहले वाले लाइन के अगर पीछे जा रहे हैं तो हमें ये वाला लाइन मिल रहा है, ठीक है। 60 डिग्री अगर पीछे आ रहे हैं तो ये वाला लाइन मिल रहा है। तो यहाँ पर एंगल आपको क्या बताना होगा, सुनिएगा ध्यान से। ये वाला तो ठीक है पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में प्लस में होता है 30 डिग्री, 31, 32, 33, 34, इस टाइप से आगे अपना बढ़ेगा। पर पीछे में आते हैं मतलब नेगेटिव में चले जाते हैं। इस बात को समझ रहे हैं, नेगेटिव में। जैसे ये 30 डिग्री जो है ना, ये नेगेटिव में आ गए, क्योंकि इधर इस टाइप से आए हैं। मतलब जब ही यहाँ से शुरू हुआ तो क्या हो जाएगा, -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, -4 डिग्री, इस टाइप से -30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिखे हैं, मतलब यहाँ पर एंगल जो है ना -30 डिग्री होगा, ठीक है। क्या आप इस बात को समझ पाएँ कि जो दूसरा वाला लाइन होगा वो इससे 60 डिग्री बाद में ये वाला दिख रहा है, या तो ये वाला होगा, नहीं तो इससे पीछे आएंगे तो ये वाला लाइन होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, इतना समझे है ना, तो एक चीज़ बताते हैं। अगर हम आपसे बोलेंगे कि इस लाइन का स्लोप बताइए, तो आप कितना बताएंगे। तो आप सीधा सा देखेंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये देखो ये क्या दिख रहा है, ये तो परपेंडिकुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है ना। ये लाइन जो है ना x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, उसका स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। क्या आप इस बात को समझ पाए, बताएंगे।
क्या इस बात को आप समझ पाएँ? क्या यहाँ पर ये वाला लिखना सही है? इस लाइन का अगर हम स्लोप बताना चाहते हैं, हम आपको पहले बताएं कि ये जो है ना दूसरा लाइन होगा। पहले वाला लाइन ये वाला हो गया और दूसरा वाला लाइन ये वाला होगा, या फिर या तो ये वाला होगा नहीं तो ये वाला होगा। तो सब कुछ अब कहें कि भूल जाइए और अब हमें इतना बताइए कि जो ये वाला लाइन है इसका स्लोप कितना होगा। तो हमें पता है कि जो लाइन परपेंडिकुलर होता है उसका स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। अब ये भी बताए थे कैसे होता है, क्या ये भी सवाल है कि कैसे होगा? अभी तो कम से कम यहाँ पर देखिए, इसका जो स्लोप होगा वो नॉट डिफाइन होगा। और उसी टाइप से जब इसका देख रहे हैं तो इसका स्लोप कितना होगा, देख रहे हैं ना, ये भी तो L2 है ना। नहीं तो L2 अभी भूल जाइए, दूसरा वाला लाइन हम बोल रहे हैं, या तो उसको भूल जाइए। ऐसे ही हमें बताइए कि इसका स्लोप कितना होगा, कितना होगा इसका स्लोप। इसका स्लोप जो है ना नॉट डिफाइन आया, पर इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप हमें दिख रहा है। इसका स्लोप जो है ना, पहली बात कि इसका झुकाव कितना है, माइनस में 30 डिग्री। क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? इसीलिए तो लिखे हैं ना, ये 30 डिग्री भले ही प्लस में लिखे हैं पर ये प्लस में नहीं होगा, यहाँ से पीछे ना आ रहे हैं, इसलिए एंगल इज इक्वल टू माइनस में 30 डिग्री। मतलब इस लाइन का जो झुकाव है ना वो माइनस में 30 डिग्री है। इसका मतलब है कि स्लोप जो निकालेंगे ना, जो स्लोप निकालेंगे m इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, तो जितना एंगल रहता है ना उसका tan थीटा स्लोप हो जाता है। तो tan माइनस में 30 डिग्री इज इक्वल टू tan माइनस में 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या इससे माइनस बाहर आता है? हाँ, tan से माइनस बाहर आता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर 1/√3 लिख दिए। पहले बात बताइए, क्या इन दोनों के स्लोप से आप अग्री हैं? इसका स्लोप परपेंडिकुलर है, मतलब इसका जो स्लोप होगा वो नॉट डिफाइन होगा। और जो ये वाला लाइन है इसका स्लोप कितना होगा, माइनस में 1/√3 होगा। इस लाइन का बात नहीं कर रहे हैं, ये वाला लाइन जो है ना ये तो पहले से हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ था और यहाँ पर निकाले भी हैं इसका एंगल, ठीक है। इस लाइन का हम नहीं पूछे हैं। ये वाला लाइन L2 है और ये वाला लाइन L2 है। आपको बोले हैं ना, या तो आगे अगर इस लाइन के 60 डिग्री आगे जाएंगे तो ये वाला मिलेगा, नहीं तो पीछे आएंगे तो ये वाला लाइन मिलेगा। तो बस हम आपसे इतना पूछे हैं कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा, नॉट डिफाइन। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, माइनस में 1/√3। तो एक चीज़ आपको बताएं, अभी पीछे क्या आया था, ये पीछे क्या आया था, ये वाला जब हम आपको बोले हैं कि दूसरा वाला जो लाइन है उसमें बस इतना बोला है कि मूल बिंदु से वो गुजरती है और इसका स्लोप हमें बताना है। तो स्लोप बताने के लिए ये जो भी हम लोग प्रोसेस यहाँ पर जो भी हम लोग किए हैं इस फॉर्मूला में रखे हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व किए हैं। सॉल्व करने के बाद कितना आया है, क्या आया है यहाँ पर, m इज इक्वल टू या तो माइनस में 1/√3। सुनिए, दूसरे वाले लाइन का जो स्लोप आया है ना, दूसरे वाले लाइन का स्लोप वो या तो माइनस में 1/√3 आया है या फिर नॉट डिफाइन आया है, ठीक है। दो आया है ना, स्लोप दो आया है, या तो माइनस 1/√3 होगा नहीं तो नॉट डिफाइन होगा। और इसी चीज़ को आप वहाँ पर अभी आपको फिगर में बताए हैं। देखिए ना, यहाँ पर ये वाला लाइन है और एक ये वाला लाइन है जो कि दूसरा वाला लाइन है, ठीक है। पहले वाला लाइन का बात नहीं है, पहले वाले लाइन से केवल हमें ये पूछना था कि बता दो, ये पहले वाला लाइन है, इससे हमें ये पूछना था कि बता दो कि 60 डिग्री के बाद कौन सा एंगल बना है। तो इसके 60 डिग्री आगे ये वाला है, तो ये वाला हो गया दूसरा लाइन, और पीछे ये वाला है, ये दूसरा लाइन। इसके बाद हम आपसे पूछे कि पहले वाले लाइन का स्लोप क्या, दूसरा वाला लाइन जो है ना ये भी है और ये भी है, मतलब m का वैल्यू 2 आएगा। या अगर इसका देखेंगे तो इसका कितना स्लोप आया है, नॉन डिफाइंड, और इस लाइन का स्लोप कितना आया है, इधर आया है ना माइनस में 1/√3। तो स्लोप यहाँ पर भी 2 आया है। अब पता नहीं कितना समझे हैं, ऊपर तो आंसर आ गया था, ये बस हम आपको विजुअलाइज करने के लिए बताए थे, अपने माइंड में है ना थोड़ा सोच पाते। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। ये 2 लाइन था L2, यहाँ से हम स्लोप भी निकाले हैं। तो स्लोप निकाले हैं तो एक का नॉन डिफाइन आया है और एक का माइनस में 1/√3 आया है, जो कि सेम टू सेम जैसे वहाँ पर निकाले हैं पीछे उसी टाइप से यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो ये बातें बस समझने के लिए था। आप चाहें तो लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा यहाँ से, इसीलिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके ऊपर वाला सॉल्व हो गया है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। थैंक यू।